नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस कक्षा में। और हम लोग पिछली कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और 2 वाक्य भेद हम पढ़ चुके थे। हमें मालूम है कि 8 वाक्य भेद हुआ करते हैं, 2 वाक्य भेद हम पढ़ चुके थे। कौन कौन से वाक्य भेद हम पढ़ चुके थे बच्चों? विधानवाचक वाक्य पढ़ चुके थे और प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ चुके थे। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें हम किसी तरह की सूचना देते हैं, किसी तरह की सामान्य बात कहते हैं, अपने आप में पूर्ण होता है ना, सूचनात्मक होता है। न तो उसमें प्रश्न पूछा जाता है, न ही उसमें निषेध का भाव होता है। हर्ष, दुख, शोक, विषाद किसी भी तरह का भाव नहीं होता है। उसमें सामान्य सा वाक्य होता है जिससे हमें कोई बात समझ में आती है, कोई सूचना प्राप्त होती है। इसी तरह फिर हमने जो दूसरा वाक्य पढ़ा था वह है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, जिसमें हमारी जिज्ञासा बनी रहती है, हम सवाल पूछते हैं। ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको वाक्य का नाम याद करने की एक विधि भी बताई थी। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञार्थक और विस्मयादिबोधक और संदेहवाचक, है ना। तो इस तरह से 8 वाक्य होते हैं। अब चलिए हम उसके बाद के वाक्यों को समझते हैं। इसके पहले के पीरियड में, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको 8 प्रकार के वाक्यों के नाम लिखवा दिए थे। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा था और आप सभी से कहा था कि आप उसे उतार लीजिए। और उसके बाद फिर हम अब एक एक वाक्यों पर बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए, आज जिस वाक्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह है नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। वाक्य का जो तीसरा प्रकार है बच्चों, वह है निषेधात्मक इसे हम नकारात्मक भी कहते हैं बच्चों। नकारात्मक वाक्य क्या होता है बच्चों? नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें हमें किसी कार्य के न करने का बोध होता है, किसी कार्य के न होने का बोध होता है, जिसमें हम न शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी कार्य के न होने का बोध, या जब हम किसी बात के लिए मना करते हैं, मना करने का बोध, इसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं बच्चों। जैसे अगर हम किसी, मान लीजिए कुछ उदाहरण से यदि हम समझें, तो जैसे विधानवाचक वाक्य है कि मोहन बांसुरी बजाता है। इसे अगर हमें निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है तो वो हो जाएगा मोहन बांसुरी नहीं बजाता है। तो देखिए, जो पहला मैंने आपको बताया कि किसी कार्य के न होने का बोध होता है ना। तो मोहन बांसुरी नहीं बजाता है, सीता खाना नहीं खाती है, सीता खाना नहीं खाती है, वह पानी नहीं पीता है। ये सारे जो वाक्य हैं इसमें हमने नहीं शब्द का प्रयोग किया है। देखिए आप सभी, तो किसी कार्य के न होने का बोध, यहां पर हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जहां पर हमने नहीं शब्द का प्रयोग किया है वहां पर कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। इसलिए ये तीनों वाक्य जो है वो नकारात्मक वाक्य हैं। मना करने का बोध,
ये क्या होता है, जब हम किसी काम के लिए मना करते हैं वहां पर भी निषेधात्मक वाक्य होता है, ठीक है, नहीं हमने उसके लिए निषेध कर दिया। आप अंदर नहीं जा सकते, निषेधात्मक वाक्य है, ठीक है। मतलब कि हम जब अंदर जाना मना है, ये तो विधानवाचक वाक्य है क्योंकि उसमें कोई सूचना आ रही है। लेकिन अगर हम कहें कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो नहीं शब्द यहां पर आ गया। तो जब हम नहीं का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर निषेधात्मक वाक्य होता है। मुझसे यह काम नहीं होगा, मना करने का बोध होता है। मैं यह काम नहीं करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि मैं यह काम नहीं करूंगा, या फिर हम देखें कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब देखिए यहां पर मना करने का भाव हो रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य है। कभी कभी क्या होता है बच्चों की नकारात्मक शब्द होने के बाद भी वह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। वह कैसा होता है, एक उदाहरण से हम उसे भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक उदाहरण लिखता हूं कि क्या वे लोग बाजार नहीं जाएंगे। दूसरा वाक्य देखिए, क्या मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा। अब इन दो उदाहरणों पर आप विचार करिए। आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि जब किसी कार्य के न होने का बोध हो, मना करने का बोध हो और नहीं शब्द का प्रयोग यहां पर है, तो क्या ये निषेधात्मक वाक्य है? ये निषेधात्मक वाक्य नहीं है बच्चों, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्योंकि आप यहां पर देखिए कि प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है। अंततः इस वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग बाजार नहीं जाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है इसलिए यह निषेधात्मक है। यह निषेधात्मक नहीं है क्योंकि इसमें मना करने का बोध नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग बाजार नहीं जाएंगे, क्या मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा, है ना। तो यहां पर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य लगा हुआ, सूचक चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है और अंततः अगर किसी वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है तो उसमें चाहे नहीं शब्द ही लगा क्यों न हो, वह निषेधात्मक नहीं होता है। हाँ, इसका अगर उत्तर आ रहा है क्या वे लोग बाजार नहीं जाएंगे, हाँ वे लोग बाजार नहीं जाएंगे, वो नकारात्मक हो जाएगा कि वे लोग बाजार नहीं जाएंगे। लेकिन उस प्रश्न अगर पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग बाजार नहीं जाएंगे, और तो ये प्रश्नवाचक है। इसलिए आप कभी भी नहीं को देखकर जल्दीबाजी में अरे इसमें तो नहीं शब्द लगा हुआ है, निषेधात्मक हो गया, फट से आप निषेधात्मक लगा दिए, गड़बड़ हो जाएगा। आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए कि इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वे लोग बाजार नहीं जाएंगे, क्या मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा। तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है जिसे हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। तो ये आपके सामने स्पष्ट हो गया कि अगर नहीं लगा हुआ है तो हमेशा नहीं लगा हुआ शब्द निषेधात्मक नहीं होता है ना। तो इसे बहुत ध्यान से समझिए, अपने दिमाग में बिठा के रखिए और कभी भी इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों यदि
निषेधात्मक यानी नकारात्मक वाक्य के और भी उदाहरण आपको देखने हैं तो आपके पास व्याकरण की किताब है, वहां से जरूर देखिए। और किसी तरह का भ्रम है, किसी तरह की परेशानी है तो मुझसे पूछिए। अब हम अगले वाक्य की ओर चलते हैं। तो हमने 3 वाक्य पढ़ लिए बच्चों, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। ये 3 वाक्य हमने पढ़ लिया। ये 3 का एक समूह मैंने बनाया था, विधानवाचक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। अब देखिए, संकेत, संदेह और इच्छा। संकेत, संदेह और इच्छा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं संकेतवाचक। चौथा प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। क्या होता है संकेतवाचक वाक्य का अर्थ? कैसे संकेत दिया जाता है? इसमें बच्चों वाक्य के दो खंड होते हैं। इसमें दोनों खंड एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक खंड अकेला अपना अर्थ नहीं देता है, दोनों खंड, एक खंड के होने पर दूसरा खंड निर्भर करता है। उसे हम कहते हैं संकेतवाचक। जिससे कि हम किसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं और एक शर्त लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा जरूर होता। तो हमने क्या किया? संकेत किया कि ऐसा हो जाने पर ऐसा होगा। तो पहली बात कि वाक्य के 2 खंड होते हैं, है ना। एक वाक्य तभी अपना अर्थ देगा जबकि दूसरे वाक्य के अर्थ का सहारा लिया जाएगा। ठीक है। वाक्य के 2 खंड होते हैं। इसमें वाक्य के 2 खंड होते हैं, पहली बात। दूसरा, दोनों निर्भर होते हैं एक दूसरे पर। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किसी तथ्य की ओर संकेत किया जाता है और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वाक्य की शुरुआत अक्सर, यदि, अगर हो सके तो ऐसे शब्दों से शुरू होता है। यदि, अगर इत्यादि शब्दों से शुरू होता है। तो इसे आप फिर से देखिए, मैंने क्या क्या लिखा। वाक्य के 2 खंड होते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, अकेला कोई अर्थ नहीं देता। किसी तथ्य की ओर संकेत किया जाता है, किसी घटना की ओर, किसी बात की ओर संकेत किया जाता है कि उसके होने पर ऐसा होगा। यदि, अगर इत्यादि शब्दों से शुरू होता है। ठीक है। अब चलिए हम कुछ उदाहरण पर गौर करते हैं कि संकेतवाचक वाक्य के क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिखता हूं। यदि तुम मेहनत करो तो सफलता जरूर मिलेगी।
अगर इच्छा होती तो वह जरूर यहां आता। मार पड़ेगी तो सुधर जाएगा। जैसे जैसे रात होगी ठंड और बढ़ जाएगी। बच्चों अब इन वाक्यों पर आप गौर करिए। मैंने 4 उदाहरण यहां पर आपके लिए लिखा है और चारों 4 तरह के उदाहरण हैं। आप देखिए, पहली बात, वाक्य के 2 खंड होते हैं, इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, यहां से लेकर यहां तक पहला खंड और यहां से लेकर यहां तक दूसरा खंड। सभी में देखिए, यदि तुम मेहनत करो तो सफलता जरूर मिलेगी, अगर इच्छा होती तो वह जरूर यहां आता, मार पड़ेगी तो सुधर जाएगा, जैसे जैसे रात होगी, यहां पर जैसे जैसे रात होगी, जैसे जैसे रात होगी ठंड और बढ़ जाएगी। देखिए, तो पहली बात जो मैं लिखा कि वाक्य के 2 खंड होते हैं, मतलब दो वाक्य आपको यहां पर दिखाई देंगे, 2 वाक्यांश आपको यहां पर दिखाई देंगे और दोनों मिल करके अर्थ देते हैं। अब जैसे तो सफलता जरूर मिलेगी, अर्थ स्पष्ट नहीं, तो सफलता जरूर मिलेगी। अरे भाई कैसे? यदि तुम मेहनत करो, मैंने संकेत किया कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कि मैंने एक संभावना की ओर, एक बात की ओर संकेत किया कि अगर ऐसा हो जाएगा तो उस संकेत के आधार पर तब ऐसा होगा। तो इसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यदि तुम मेहनत करो, अकेला अर्थ नहीं निकला, क्या? तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर इसे हम छुपा लें और खाली ये पढ़ें तो सफलता जरूर मिलेगी, तो भी अर्थ पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब दोनों को मिला दें, यदि तुम मेहनत करो तो सफलता जरूर मिलेगी। तो जो पहली बात थी और दूसरी बात थी, दोनों ही इस वाक्य में आपको, इन वाक्यों में, चारों वाक्यों में देखने को मिल रहा है। फिर किसी तथ्य की ओर संकेत किया जाता है। इन जो वाक्य का जो पहला हिस्सा है उसमें आप देखें कि पहला हिस्सा संकेत कर रहा है और उसके होने पर दूसरी बात जो है उसके संपन्न होने की उम्मीद है कि यदि तुम मेहनत करो, संकेत किया, किधर संकेत किया? मेहनत करने की ओर संकेत किया। अगर इच्छा होती तो संकेत किया, किधर संकेत किया? इच्छा होने की ओर संकेत किया। मार पड़ेगी तो मार पड़ने की ओर संकेत किया। जैसे जैसे रात होगी ठंड और बढ़ती जाएगी, रात होने की ओर संकेत किया। तो वाक्यांश, आधे वाक्यांश में, एक वाक्यांश में संकेत होता है और दूसरे वाक्यांश में उस संकेत के आधार पर घटने वाली घटना होती है। ठीक है? यदि तुम मेहनत करो तो सफलता जरूर मिलेगी, अगर इच्छा होती तो वह जरूर यहां आता, मार पड़ेगी तो सुधर जाएगा। अब देखिए यहां पर यदि अगर छिपा हुआ है, यदि मार पड़ेगी तो सुधर जाएगा, यहां पर छिपा हुआ है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैसे रात होगी ठंड और बढ़ती जाएगी, ठंड और बढ़ जाएगी। वैसे वैसे यहां पर छिपा हुआ है, जैसे जैसे ठंड होगी वैसे वैसे, जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे ठंड और बढ़ जाएगी। ठीक है? तो जैसे जैसे को आप हटा दीजिए, रात होगी ठंड और बढ़ जाएगी, रात होगी ठंड बढ़ जाएगी, रात बढ़ेगी ठंड बढ़ेगी। ये सब संकेतवाचक वाक्य है। तो उम्मीद है बच्चों आपको संकेतवाचक वाक्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वाक्य की ओर चलते हैं, संकेत, संदेह और इच्छा। तो संकेत के बाद संदेह,
इसे मैं मिटाता हूं और हम संदेहवाचक वाक्य समझते हैं। पांचवा, संदेहवाचक वाक्य नाम से ही स्पष्ट है बच्चों। जब किसी बात के होने पर संदेह उत्पन्न हो, है ना, तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है, जिसे आप अंग्रेजी में डाउट कहते हैं, है ना। तो संदेह हो, अब संदेह कैसे हो सकता है? जैसे अगर हम कहें कि हो न हो कल बारिश होगी, हो सकता है वहां पर कोई दुर्घटना घट गई होगी, शायद कोई वहां से आए, मतलब कि कुछ भी पक्का नहीं है, मतलब एक अनिश्चय की स्थिति रहती है। संदेहवाचक वाक्य में जो सबसे पहली बात होती है कि वाक्य से संदेह का बोध होता है, संदेह का बोध होता है। दूसरा, भ्रम की स्थिति होती है, भ्रम की स्थिति होती है। तीसरा, अस्पष्ट मामला होता है, अस्पष्ट मामला होता है। शायद, हो सकता है, हो न हो इत्यादि शब्दों का प्रयोग। अब आप इन 4-5 बातों को अच्छे से समझिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वाक्य से संदेह का बोध होता है, पहली बात, कि भ्रम की स्थिति होती है, भ्रम की स्थिति होती है, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होता है, हम अंदाजा लगाते रहते हैं, अंदेशा लगाते रहते हैं कि हो न हो ऐसा होगा, हो न हो इस तरह से होगा, ये होगा वो होगा। हम अस्पष्ट मामला होता है, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होती है, जो बात हम कह रहे हैं वह होगी ही कि नहीं होगी यह स्पष्ट नहीं होता है। और शायद, हो सकता है, हो न हो, मे बी, है ना, ऐसा हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में, मे बी, शायद, डाउटफुल है ना। तो ऐसे वाक्य जिससे कि वाक्य से संदेह का बोध हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती हो, अस्पष्ट मामला होता है, शायद, हो सकता है, हो न हो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। अब मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझिए।
देखिए मैंने इतने सारे उदाहरण बच्चों आपके लिए लिख दिए, आप देखिए ये जो 5 वाक्य हैं, इन सभी पांचों वाक्यों को आइए हम लोग पढ़ते हैं। संभवतः आज वर्षा हो, कोई बात स्पष्ट नहीं है, हो सकता है कि वर्षा हो भी और न भी। शायद वह लौटने वाला है, लौटेगा कि नहीं लौटेगा कुछ भी स्पष्ट नहीं है, मे बी, जैसा कि आप अंग्रेजी में बोलते हैं, शायद वह लौटे। हो न वे लोग हमारी राह देख रहे होंगे। हो न हो सकता है, हो न हो सकता है कि वो लोग हमारी राह देख रहे होंगे। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मामला स्पष्ट नहीं है। तुम्हारे ही कारण मामला बिगड़ा होगा, स्पष्ट नहीं है, हम ऐसा अंदाज लगा रहे हैं कि तुम्हारे ही कारण मामला बिगड़ गया होगा। तुम्हारे ही कारण मामला बिगड़ गया है वो एक अलग बात है, तुम्हारे ही कारण मामला बिगड़ा होगा मतलब कि अभी भी वो स्पष्ट नहीं है, वो कोई स्पष्ट इल्जाम नहीं लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज वह लौट आएगा, इसमें भी एक भ्रम की स्थिति है। मतलब कि इन पांचों वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कोई भी बात स्पष्ट नहीं है, सब में अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है। और देखिए संभवतः, शायद, हो न हो, तुम्हारे ही कारण मामला बिगड़ गया होगा, ऐसा लग रहा है कि आज वह लौट आएगा। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द जो हैं संदेह को प्रकट करते हैं, भ्रम की स्थिति को प्रकट करते हैं, किसी भी चीज को पक्का होने नहीं देते हैं बच्चों। इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि संदेहवाचक वाक्य वह वाक्य हुआ करते हैं जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती हो, अस्पष्ट मामला होता हो, और शायद, हो सकता है, हो न हो, संभवतः, ऐसा लग रहा है कि, इस तरह के शब्दों से ऐसे वाक्यों की शुरुआत होती है। तो बच्चों अभी हमारी ये जो कक्षा है उसमें समय की मर्यादा है, इसलिए मैं 5 वाक्यों से 5 वाक्य, 4 वाक्य, इस तरह के उदाहरण आपको देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जब आप व्याकरण की किताब देखेंगे तो और भी ढेर सारे उदाहरण आपके सामने स्पष्ट होंगे। ठीक है, तो 5 वाक्यों से ही हम अपने बात को समझने की कोशिश करें। आप और पढ़िए, और ज्यादा समझिए, और किसी तरह की परेशानी हो तो पूछिए। अब चलिए हम अगले वाक्य की ओर चलते हैं, इसे मैं मिटाता हूं। बहुत ही सरल वाक्य है बच्चों, बहुत ही आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। वास्तव में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हम वाक्यों को बड़ी आसानी से पहचानते हैं। अब जैसा कि देखिए नाम से ही स्पष्ट है, इच्छावाचक वाक्य, मतलब वह वाक्य जिससे मन की इच्छा प्रकट होती हो, वह वाक्य, वे वाक्य जिनसे मन की इच्छाएं प्रकट होती हो। तो पहली बात तो ये हो गई कि मन की इच्छाएं प्रकट होती हैं। प्रेम से निवेदन, प्रेम से निवेदन करना, यह भी इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है ना? तो इसमें यही दो बात होती है कि मन की इच्छाएं, शुभ कामना भी होता है कि हम किसी को शुभ कामना दें,
हम किसी को शुभ कामना दें, या यदि हम किसी से गुस्से में हैं तो हम उसके अनिष्ट की भी कामना कर लेते हैं। जैसे हम किसी को गाली दे देते हैं कि जा मर जा, कहते हैं ना, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य है, ये भी इच्छावाचक की श्रेणी में आता है। तो शुभ कामनाएं दें या बुरा भला कहें, या बुरा बुरा भला कहें, तो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। आइए अब इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मन की इच्छाएं प्रकट होती हैं, है ना, मन की इच्छाएं प्रकट होती हैं तो क्या भगवान भला करे, भगवान भला करे, है ना, शुभकामना भी है, भगवान भला करे, तो आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन अच्छा हो। तीसरा, मन की इच्छाएं प्रकट होती हैं, तुम परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करो। फिर कृपया आप यहाँ बैठें। जैसे कि मैंने कहा ना कि प्रेम से निवेदन करना, कृपया आप यहाँ बैठें। देखिए ये आज्ञार्थक नहीं है, आज्ञा नहीं दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो जब हम निवेदन करते हैं प्रेम से, मतलब कि हमारी ये इच्छा रहती है कि ऐसा हो जाए, कृपया आप यहाँ बैठिए, ये मेरी इच्छा है कि आप यहाँ बैठें। फिर एक उदाहरण लीजिए, कृपया भोजन करें, इत्यादि। अब इन वाक्यों में देखिए बच्चों, कैसे हम इच्छावाचक कह सकते हैं। मन की इच्छाएं प्रकट होती हैं, भगवान भला करे, आपका दिन अच्छा हो, तुम परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करो। ये जो 3 वाक्य हैं, इससे मन की इच्छाएं प्रकट हो रही है ना, कि मेरे मन की इच्छा है कि आपका भगवान भला करे, मेरे मन की इच्छा है कि आपका दिन अच्छा हो, मेरे मन की इच्छा है कि आप परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करें। ठीक है, प्रेम से निवेदन करना, कृपया आप यहाँ बैठें, मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया आप भोजन करें, ये मेरी इच्छा है, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य है। शुभ कामना देना, शुभ कामना में भी आ सकता है, भगवान भला करें, आपका दिन अच्छा हो, आप परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करें। बुरा भला कहें, किसी को कहना कि, अब मैं उसे यहाँ पे कह नहीं सकता क्योंकि ये कक्षा है, जैसे कि हम किसी के प्रति दुर्भावना रखें, तो वो भी तो हमारे मन की इच्छा है, समझ रहे हैं आप? तो वह दुर्भावना भी इच्छावाचक वाक्य में आ जाती है ना। दुर्भावना से युक्त जो वाक्य है वह इच्छावाचक वाक्य है। तो इस तरह से बच्चों इच्छावाचक वाक्य जो है बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला वाक्य है। मन की इच्छाएं प्रकट होती हैं, प्रेम से निवेदन किया जाता है, शुभकामना दी जाती है, किसी का भला बुरा भी सोचा जाता है। तो ये सारे जो वाक्य होते हैं वे इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो संकेत, संदेह और इच्छा, ये 3 वाक्य हमने अभी आज समझ लिया, और उससे पहले हमने नकारात्मक निषेधात्मक वाक्य हमने समझा। अब 2 तरह के वाक्य रह जाते हैं बच्चों, आज्ञार्थक, आज्ञा देना, उसमें यह नहीं होगा कि कृपया आप यहां बैठे, फिर उसमें आज्ञा देने की बात होगी, एकदम एकदम स्पष्ट आज्ञा, आप यहां बैठे, है ना, ये आज्ञार्थक वाक्य होगा। कृपया भोजन करें, भोजन करो, आज्ञार्थक होगा।
ठीक। तो आज्ञार्थक और विस्मयादि बोधक, इन दो पर अभी हम चर्चा करते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटाता हूं और आज्ञार्थक वाक्य हम समझते हैं। आज्ञार्थक वाक्य क्या है? आज्ञार्थक वाक्य बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, किसी को आज्ञा देना। बहुत ही सामान्य वाक्य है। किसी को आज्ञा दिया जाना, किसी को आज्ञा दिया जाना, जोर देकर बात कहना इत्यादि। जब किसी को हम आज्ञा देते हैं या किसी बात पर जोर देकर हम अपनी बात कहते हैं तो उसे कहते हैं आज्ञा, आज्ञार्थक वाक्य। यहां बैठो, एकदम साधारण वाक्य अगर हम ले लें, यहां बैठो, जोर देकर बात कहना, है ना। यहां बैठो, जोर देकर अपनी बात कहना, और आज्ञा देने का भी बोध छिपा हुआ है। बच्चों शांत रहो, छात्र पढ़ाई करें, छात्र पढ़ाई करें, सीता गाना गाओ, लोग धीरे धीरे बात करें, अब इस पर आप गौर करिए, इन उदाहरणों पर, इन 5 उदाहरणों पर। यहां बैठो, जोर देकर बात कहना, बच्चों शांत रहो, आज्ञा देना, छात्र पढ़ाई करें, आज्ञा देना, सीता गाना गाओ, आज्ञा देना, लोग धीरे धीरे बात करें, आज्ञा देना। तो इस तरह से बच्चों जिन वाक्यों में हम आज्ञा दिया करते हैं, ऑर्डर दिया करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, और किसी बात पर जोर देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, वहां पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक भ्रम की स्थिति है, जैसे कि बच्चों के बाद मैंने ये एक संबोधन सूचक चिन्ह लगाया है। विस्मयादि बोधक जब हम वाक्य पढ़ते हैं बच्चों, वहां पर भी यह चिन्ह हुआ करता है। तो इस चिन्ह को देखकर कभी कभी बच्चे समझ जाते हैं कि यह विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक में चौंकने का भाव होता है, इसमें चौंकने का भाव नहीं, हम संबोधन का भी यही चिन्ह होता है, इसलिए यहां पर यह संबोधन का चिन्ह है। यहां पर हम वास्तव में आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए ये आज्ञार्थक वाक्य होता है। इस चिन्ह को लेकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि यहां पर संबंध सूचक चिन्ह है तो यह सीधे सीधे विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक में, अभी हम इसके बाद विस्मयादि बोधक ही पढ़ने वाले हैं, उसमें हर्ष, विषाद, दुख, सुख, चौंकने इत्यादि का बोध होता है ना। तो वहां पर विस्मयादि बोधक होता है, लेकिन इसमें यहाँ चौंकने, खुश हो जाने या हर्ष या विषाद, इस तरह का कोई भी दृश्य यहाँ पर नहीं है।
सीधे आज्ञा देने की बात है। ये जो चिन्ह लगा है ये संबंध सूचक चिन्ह है, संबोधन है, संबंध नहीं संबोधन। संस्कृत में जो सबसे अंतिम विभक्ति होती है संबोधन, हे, अरे, हो, है ना। तो राम सीता इधर आओ, राम मोहन उधर जाओ, तो ये संबोधन जो होता है वहां पर ये चिन्ह लगता है। तो इसे देखकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं और अब एक अंतिम वाक्य बचा रह गया है बच्चों, वो है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे हर्ष, विषाद, सुख, दुख, चौंकने का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हर्ष, दुख, आश्चर्य, शोक, इत्यादि का बोध होता हो। हर्ष, दुख, आश्चर्य, शोक इत्यादि का बोध होता हो, वहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य हमें दिखाई देता है, उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। मतलब ये कि चौंक जाना, विस्मय मतलब होता है चौंक जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, है ना, बिल्कुल बुद्धि घूम जाना जिसे हम कहते हैं। ऐसा वाक्य अगर आ जाए हमारे सामने तो उसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। और इसकी शुरुआत सामान्य तौर पर किससे होती है? अरे, ओह, आहा, आ, इत्यादि। जैसे अब इन उदाहरणों में आप देखिए बच्चों, हर्ष, दुख, आश्चर्य, शोक इत्यादि का बोध होता है, अरे, ओह, आहा, इत्यादि, और चौंक जाने का बोध होता है बच्चों। इसमें आप देखिएगा कि व्यक्ति चौंक जाता है, चौंकना, है ना, हतप्रभ रह जाना, हतप्रभ रह जाना, चकित हो जाना, चकित हो जाना, ये सब इत्यादि भाव जो है ना वो इस तरह के वाक्यों में आते हैं। जैसे अरे, वह गिर पड़ा, चौंक गए हम, है ना। ओह, वह बीमार पड़ गया है, शोक, दुख का भाव। वाह, कितना सुंदर दृश्य है ना। आश्चर्य या हर्ष, देखिए यहाँ पर, तुम बहुत चालाक हो, है ना। यहाँ पर हम चकित रह जाने की, चौंक जाने की, हतप्रभ रह जाने की बात, वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, चौंका देने वाली बात। मतलब कि
आप अक्सर देखिएगा कि ऐसे वाक्यों की शुरुआत चौंका देने वाले शब्दों से होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं विस्मय। विस्मय मतलब होता ही है चकित हो जाना, है ना। तो जो अंतिम वाक्य है विस्मयादिबोधक वाक्य। अब बच्चों, आठों वाक्यों में आपस में अदला बदली होती है कि किस वाक्य को कैसे बदला जाए, किस वाक्य को कैसे बदला जाए। तो आप सभी के पास व्याकरण की किताब है, एक बार आप उस किताब का सहारा लीजिए और पहले तो आठों वाक्यों को खूब अच्छे से समझिए और एक वाक्य को दूसरे में कैसे बदल सकते हैं। ये सिर्फ आपके सोचने समझने और दिमाग का खेल है। तो हम अगली कक्षा में थोड़ा सा हम इस पर भी अभ्यास करेंगे कि एक तरह के वाक्य को हम दूसरे तरह के वाक्य में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। उस पर भी हम बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि अब हमारा व्याकरण पूरी तरह से खत्म हो गया। जो हमारे पाठ्यक्रम में व्याकरण का जितना भी हिस्सा था, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, उसे हमने खत्म कर लिया। अलंकार, उसे हमने समाप्त कर लिया। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, उसे हमने समाप्त कर लिया। पत्र लेखन, उसे हमने समाप्त कर लिया, है ना। अनुच्छेद लेखन, उसे भी हमने पढ़ लिया। निबंध लेखन, उसे भी हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से लगभग हमारा जो व्याकरण का हिस्सा है उसे हम समाप्त कर चुके हैं। तो किसी दिन एक कक्षा में, वैसे तो आप स्वयं पढ़िए, आपको स्वयं पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी दिन एक कक्षा में यदि आप कहेंगे तो एक वाक्य को कैसे हम दूसरे वाक्य में बदल सकते हैं, जो कि बड़ा ही आसान है, उस पर भी हम बातचीत कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह कक्षा बहुत पसंद आई होगी। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।